हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस बहुत इम्पोर्टेंट सेशन में। आज आपसे डिस्कस करने वाली हूँ मैं लैंग्वेज 2 के लिए जितने भी एस्पिरेंट्स रीड की तैयारी कर रहे हैं। सो इंग्लिश का आज ये हमारा प्रैक्टिस सेट का एक पूरा का पूरा सेशन होने वाला है। हम लोग यहाँ पे 30 MCQ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एंड ज़्यादातर क्वेश्चन जो है आज के वो आपको नए देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि गाइज मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं। आप अगर बहुत दिनों से मुझे फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा। सो इसीलिए थोड़ा सा वीडियो लाने में मुझे टाइम लग जाता है, क्योंकि मुझे क्वेश्चंस को फ्रेम करना होता है। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट सेशन है, नए नए क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। सो पूरा सेशन आप लोग प्लीज जरूर देखिएगा एंड अपने मार्क्स बताइएगा कि आप यहाँ पे कितना स्कोर कर रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन कितनी है। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम अपने सेशन को। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, उसका लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। सो चेकआउट करना आप लोग, ठीक है। सो अब हम अपने सेशन को फाइनली स्टार्ट करते हैं। जहां हमें जरूरत होगी वहां पर हम समझेंगे, ठीक है, और एक्स्ट्रा चीजें जहां पे भी हमें जरूरत होगी हम डिस्कस करते जाएंगे। तो शुरू करती हूं मैं अब फर्स्ट क्वेश्चन से। ध्यान से समझिएगा, ठीक है, हर क्वेश्चन को। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट एलिजी। एलिजी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर आपको सही लग रहा है? चारों स्टेटमेंट को पढ़िएगा। ऑप्शन ए है, एलिजी यूजुअली शोज इन अ कंसोलेशन, इट इज अ फॉर्मल एंड सस्टेन्ड पोएम, पोएम रिटन इन अल्टरनेटिंग हेक्सामीटर एंड पेंटामीटर लाइन्स, इट शोज लेमेंट इन वर्ड्स फॉर द डेथ ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन से आपको काफी सारी चीजें पता चलेंगी एलिजी के बारे में, ठीक है। सो चारों ऑप्शन को पढ़िएगा और सही कोड आपको बताना है। डी और ए और डी सही है, ए बी डी सही है, बी सी और डी सही है, या फिर ए बी सी डी सारे ही इसमें सही है। तो यहाँ पर हमें सही बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। जितने भी स्टेटमेंट अभी हमने पढ़ा यहाँ पर, ये चारों ही स्टेटमेंट क्या है, एलिजी के बारे में बिल्कुल सही है। सबसे पहले आप याद रखना कि अगर एलिजी में आपका कंसोलेशन आता है, कंसोलेशन का मतलब होता है कि किसी को सांत्वना देना, आप किसी को दिलासा दे रहे हैं या किसी की दुख की घड़ी में जब आप उसको सांत्वना देते हैं, वो एक प्रकार का कंसोलेशन होता है जो एलिजी से कहीं ना कहीं रिलेटेड हो जाएगा। एलिजी एक फॉर्मल और सस्टेन्ड पोएम होती है, ये याद रखना आप पॉइंट को। एलिजी जो है वो कहीं ना कहीं हेक्सामीटर एंड पेंटामीटर लाइंस में लिखी जाती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। और ये लेमेंट तरीके की पोएम होती है। लेमेंट का मतलब है कि जो शोक, जो विलाप वाली कविता होती है, जो किसी पर्टिकुलर पर्सन की डेथ पे लिखी जाने वाली कविता होती है, उसका संबंध एलिजी से होता है। तो यहाँ पर ऑल विल बी राइट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम। frequently used alternative terms for the outcome of a plot is the। अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका आया है ड्रामा से। कहाँ से है? ड्रामा से है। तो आपको बताना है कि frequently used alternative terms for the outcome of the plot। आउटकम ऑफ अ प्लॉट यानी कि किसी प्लॉट का आउटकम जब दिखाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कैटास्ट्रॉफी कहते हैं, रेजोल्यूशन कहते हैं, एक्सपोजिशन कहते हैं, या फिर उसे हम क्लाइमैक्स कहते हैं। तो यहाँ पर जो सही हमारा जवाब बनेगा वो बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आप आउटकम की बात यहाँ कर रहे हो, आप कोई ना कोई यहाँ पे रिजल्ट की बात कर रहे हो, तो वहां पर हमारा आंसर क्या बनता है? रेजोल्यूशन होता है। अब ये जो आपका क्वेश्चन बना था, ये आपका ड्रामेटिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन बना था, जिसे हम प्लॉट स्ट्रक्चर भी कहते हैं। एक ड्रामा का स्ट्रक्चर होता है, वो याद रखना। सबसे पहले हमारा आता है एक्सपोजिशन फेज, ठीक है। एक्सपोजिशन फेज क्या होता है? जैसे कि आप कोई नॉवल पढ़ते हो, आप जब कोई कहानी पढ़ते हो तो आपने देखा होगा कि शुरुआत में जो भी एक थीम होता है या जो भी बैकग्राउंड होता है वो सब स्टोरी में दिखाया जाता है। बेसिकली आप अगर चैप्टर 1 निकालेंगे किसी नॉवल का तो वहां पर एक्सपोजिशन होता है ना, आपको इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। उसके बाद आता है हमारा राइजिंग एक्शन, फिर आता है ड्रामा में कि राइजिंग एक्शन जो कि हमें कहाँ ले जाता है? क्लाइमैक्स की तरफ ले जाता है। क्लाइमैक्स जो होता है वो क्या होता है? टर्निंग पॉइंट होता है स्टोरी का, ऐसा टर्निंग पॉइंट जहां से फिर क्या आता है? आपका फॉलिंग एक्शन आता है, ठीक है, फॉलिंग एक्शन। उसके बाद लास्ट में आपका क्या आता है? लास्ट में जब फॉलिंग एक्शन के बाद जब स्टोरी आगे बढ़ती है तो वहां पर हमारा आता है जिसे हम कहते हैं रेजोल्यूशन, ठीक है। रेजोल्यूशन का मतलब एक तरह से इसको हम एक वर्ड से और जान सकते हैं, ठीक है, इसे हम डेनुमा भी कहते हैं, DENOU, ठीक है, EMENT। ये स्पेलिंग आप याद रखना,
डेनुमा से हम कहते हैं। डेनुमा का संबंध किससे है? रेजोल्यूशन से होता है, जहां पर हम कोई रिजल्ट बता रहे हैं, कोई एंडिंग बता रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, पूरा का पूरा ड्रामेटिक स्ट्रक्चर है। इसके जो ये जो प्रोसेस है पूरा, इसको आपको ऐसे ही याद रखना है कि पहले क्या आता है फिर क्या आता है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का हमारा फाइनली क्या बनेगा, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। डैश इज द एक्ट ऑफ टॉकिंग टू वन सेल्फ denotes the convention by which a character alone on the stage address his or her thoughts aloud। किसकी बात यहाँ हो रही है? मोनोलॉग, soliloquy, मेलोड्रामा या फिर इनमें से कोई भी नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन आपके रीड में यहाँ से प्रश्न आ चुके हैं, तो इसको मैं आपको बताना है क्या होगा। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। ये किसकी बात कर रहा है? सेलिलोक्वी की बात कर रहा है, ठीक है। किसकी बात कर रहा है? सेलिलोक्वी की बात कर रहा है, जहां पर क्या होता है कि एक पर्सन जो है, एक सिंगल पर्सन क्या अपना क्या देता है, एक स्पीच देता है, जहां पे वो अपने इनर थॉट्स एंड फीलिंग्स को एड्रेस करता है, ठीक है। मोनोलॉग में भी क्या होता है? मोनोलॉग में भी यही बात है कि सिंगल पर्सन स्पीच देता है, ठीक है। स्पीच बाय अ सिंगल पर्सन इसमें भी होता है, सेलिलोक्वी में भी सिंगल पर्सन स्पीच देता है, लेकिन फर्क दोनों में ये है कि मोनोलॉग में क्या होता है कि अदर कैरेक्टर्स भी शामिल होते हैं, मतलब कि जो पर्सन स्पीच दे रहा होता है वो अदर कैरेक्टर्स को भी बोल रहा होता है। लेकिन सेलिलोक्वी में अदर कैरेक्टर्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस जो है उसको, ऑडियंस को पता रहता है कि भाई उसकी मनोभाव क्या है, उसकी फीलिंग्स क्या है। और सेलिलोक्वी में पर्सन अपने आप से ही बातें कर रहा होता है, अपनी थॉट्स एंड फीलिंग्स को, इनर फीलिंग्स को वो क्या करता है, व्यक्त करता है, ठीक है। तो ये सेलिलोक्वी हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हमारा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। डैश कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल स्टेंजा ऑफ 14 iambic pentameter lines linked by an intricate rhyme scheme। किसकी बात यहाँ हो रही है? सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको देखते ही समझ आ गया होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कीवर्ड है यहाँ पर कि भाई क्या है, सोनेट होगा, ठीक है, जहां पर आपकी 14 लाइन की पोएम होती है सोनेट, ठीक है। 14 लाइंस आपकी सोनेट में होती है, आयम्बिक पेंटामीटर में सोनेट को लिखा जाता है। इसके अलावा दो चीजें और याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। इसके अलावा दो चीजें क्या है कि ये जो सोनेट होते हैं, ये जो है 10 सेलेबल्स लाइन की पोएम होती है, ठीक है। कितने हैं टोटल? 10 सेलेबल्स होते हैं, सिंगल स्टेंजा होता है इसके अंदर, और इंट्रिकेट राइम स्कीम होती है। इंट्रिकेट का मतलब है कि जैसे कि सेम सेम जो वर्ड्स होते हैं, ठीक है, वो इंट्रिकेट उसको हम कहते हैं। तो ये आप बस ऐसी एज इट इज इसको याद रख लो, ठीक है। मेरा पर्पस इस क्वेश्चन को लाने का यही था कि आप इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को जान जाओ, ठीक है। तो सिंगल स्टेंजा पोएम है, 10 सेलेबल्स पोएम होती है, जो कि 5-5 के ग्रुप में डिवाइडेड होती है, 14 लाइन होती है टोटल, आयम्बिक पेंटामीटर होता है, इंट्रिकेट राइम स्कीम होती है सोनेट की। और यहाँ पर सोनेटो वर्ड से आया है, ठीक है। सोनेटो वर्ड्स आपको याद रखना है, जिसका मतलब होता है लिटिल सॉन्ग। ये सब बातें आपको सोनेट के बारे में याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द सेंटेंस। अब आपको इसमें बताना है कि सही क्या फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर आपको दिख रहा है, ठीक है। बेसिकली ये एक इडियम है, ठीक है, जिसका मतलब होता है, मतलब इडियम है ये, मैड एज अ हैटर, ठीक है। अब इसमें आपको फिगर ऑफ स्पीच बताना है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या बनेगा हमारा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बनेगा, ठीक है। मैड एज अ हैटर, यानी कि जहां पे भी आपका एज यूज हो गया, लाइक यूज हो गया, कि आप वहां पे कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, वो आपका सिमिली का पार्ट होता है। इसका मतलब क्या होता है? मैड एज अ हैटर का मतलब है कि कोई बहुत ज्यादा एंग्री हो जाए, मैड हो जाए बिल्कुल, ठीक है, गुस्से में हो जाए, तब हम यूज करते हैं कि मैड एज अ हैटर, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आता है एलिजी कैन बी रिटन इन द सेंस ऑफ। एलिजी जो है वो किस सेंस में हम लिख सकते हैं? मोनोडी, कंप्लेंट, लैमेंट या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। अब आपने लैमेंट तो जरूर पढ़ा होगा कि जो शोक कविता होती है, जो विलाप कविता होती है, वो एलिजी में आता है। इसके अलावा जो मोनेडी होता है, मोनेडी का मतलब होता है कि जब किसी पर्सन की मृत्यु पे जो दुख हम व्यक्त करते हैं, जो दुख प्रकट करते हैं, बेसिकली इसका मतलब भी कहीं ना कहीं आप शोक मान सकते हो। मोनेडी का मतलब है जहाँ पे म्यूजिंग्स है या जो सैडनेस है, ठीक है। कंप्लेंट का मतलब यहाँ पर क्या है कि जब एलिजी जो है, जिस पर्सन की डेथ हो जाती है उसके लिए जो लिखी जाती है, तो वहां पे जो पोएट है, जो वहां पे कवि है, वो भगवान से क्या करता है, एक तरह से कंप्लेंट करता है, ठीक है। होता है ना, हम कंप्लेंट करते हैं, तो ये उस सेंस में एलिजी को यूज हम करते हैं। तो तीनों ही बातें जो है इसकी करेक्ट हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं।
डैश इन्वॉल्व्स द एक्यूरेट यूज ऑफ वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर्स। किसमें एक्यूरेट वर्ड्स और स्ट्रक्चर्स का यूज किया जाता है? सो इसका जो हमारा राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। एक्यूरेसी है यहाँ पर वर्ड्स के यूज में, जब हम वर्ड्स को यूज कर रहे हैं, या स्ट्रक्चर्स की जब हम बात करते हैं तो वो हमारा ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंसी के अंदर आ जाएगा, जहां पे हमारा सिंटेक्स शामिल होता है। सिंटेक्स का संबंध किससे है? सेंटेंस के फॉर्मेशन से है, ठीक है। सेंटेंस से होता है सिंटेक्स का मतलब, जहां पे आप रूल्स की बात करते हो कि एक सेंटेंस जो है वो किससे बना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट करके कैसे वो बना है, स्ट्रक्चर उसका क्या है, तो वो हमारा ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंसी के अंदर आता है। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी की अगर मैं बात करूं तो जहां पे आप यूज कर रहे हो। स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटेंसी की बात अगर मैं करूं तो वहां पे स्ट्रैटेजिक का मतलब होता है कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है जब आप कोई भी लैंग्वेज को यूज कर रहे हो। जैसे मान लीजिए आप ऐसे सिचुएशन में है जहां पे आपको कुछ कहना है और आप सही और सही वर्ड्स का एप्रोप्रिएट चुनाव कर लेते हैं वहां पे कुछ बोलने के लिए किसी वर्ड का, वो एक आपकी कॉम्पिटेंसी मानी जाएगी जिसे हम स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटेंसी कहते हैं। तो ये तीनों ही कॉम्पिटेंसी जो है वो इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। सो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं। मोस्ट कम्युनिकेटिव अप्रोचेस टॉलरेट डैश प्रोड्यूस्ड बाय द स्टूडेंट्स। अब यहाँ बताना है कि मोस्ट कम्युनिकेटिव जो अप्रोचेस है वो क्या टॉलरेट करते हैं, एरर्स को, इनपुट को, आउटपुट को, या फिर स्पीच को। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, एरर्स को टॉलरेट किया जाता है। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में भी आ चुका है। कम्युनिकेटिव अप्रोच का यूज अगर हम कर रहे हैं या हम सीएलटी का यूज अगर क्लासरूम में वाइल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कर रहे हैं, तो अगर बच्चा वहां पे एरर करता है, मिस्टेक करता है, तो आप उसके मिस्टेक्स को कहीं ना कहीं टॉलरेट करते हो, आप उसको समय देते हो कि वो खुद से सुधारेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी के मेन कंपोनेंट्स आपको बताने हैं यहाँ पर। उससे पहले आप एक बात और याद रखिएगा कि जो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी है वो सीएलटी से रिलेटेड है। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी का जो कंसेप्ट था वो जो है डेल हाइमस लेकर के आए थे सबसे पहले। इन्होंने बहुत ज्यादा कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी पे फोकस किया था और इन्हीं को जो है सीएलटी का जनक भी माना जाता है कहीं ना कहीं। और इसमें आपको क्या बताना है, कंपोनेंट्स बताना है। तो ये जो आपको जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं, चाहे वो लिंग्विस्टिक हो, चाहे वो सोशियो लिंग्विस्टिक हो, डिस्कोर्स हो, स्ट्रैटेजिक हो, ये सारे के सारे हमारे कॉम्पिटेंसी में आ जाते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी वुड बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। लिंग्विस्टिक की जब मैं बात करूंगी तो वहां पर हमारा वोकैबुलरी आ सकता है, ग्रामर आ सकता है, ग्रामर वोकैबुलरी यूज आ सकता है लैंग्वेज का। सोशियो लिंग्विस्टिक का मतलब है कि आप सोसाइटी में कैसे भाषा को यूज कर रहे हो। डिस्कोर्स का मतलब है कि आप कितना लॉजिकल किसी भी सेंटेंस को बोल रहे हैं, आप कितने सीक्वेंस में उस सेंटेंस को बोल रहे हैं। स्ट्रेटेजिक का मतलब भी वही होता है कि आपका एप्रोप्रिएट यूज कब कब आप कर रहे हो। तो यहाँ पे जो है एबीसीडी सारे ही करेक्ट आंसर होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैरेक्टराइज्ड कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग करेक्टली। अब आपको बताना है कि इनमें से चारों जो स्टेटमेंट है इनको पढ़ना है और ये बताना है कि सीएलटी की कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें से कौन सी है। ओके, फर्स्ट है पीपल लर्न अ लैंग्वेज थ्रू कम्युनिकेटिंग इन इट। सेकंड, डायलॉग्स आर नॉट यूज्ड इन सीएलटी। बोथ एक्यूरेसी एंड फ्लुएंसी आर गोल्स इन सीएलटी। सीएलटी इज ओनली कंसर्न्ड विद टीचिंग स्पीकिंग। तो यहाँ पे सही बात बतानी है। यहाँ पर ए वाली बात बिल्कुल ठीक है कि भाई पीपल कम्युनिकेट करते हुए, भाषा को यूज करते हुए मीनिंग से सीखते हैं सीएलटी के अंदर। उसके बाद डायलॉग्स को यूज नहीं किया जाता, ये बात बिल्कुल गलत है। बच्चे डायलॉग को ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्शन में यूज करते हैं। एक्यूरेसी फ्लुएंसी दोनों गोल है सीएलटी का, ये भी बिल्कुल सही है। और ओनली स्पीच से रिलेटेड है सीएलटी, ये बात गलत है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा राइट आंसर इस प्रश्न के लिए बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है रेमेडियल टीचिंग इन्वॉल्व्स। रेमेडियल टीचिंग में क्या इन्वॉल्व होता है? तो यहाँ पर सही उत्तर जो इस प्रश्न का बनेगा वो बनेगा हमारा टीचिंग, टेस्टिंग एंड रीटीचिंग, ठीक है। टीचिंग आपने पढ़ाया, आपने टेस्ट किया, आपने डायग्नोस किया, देन आपने उसको दोबारा से पढ़ाया जो बच्चों को समझ नहीं आया।
तो ये रेमेडियल टीचिंग की एक स्ट्रेटेजी है। रेमेडियल टीचिंग जो है एक आपका कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो कि आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर आता है। आप यहाँ पे बच्चों के गैप्स जो है उसको हम क्या करते हैं, दूर करते हैं। क्या करते हैं, गैप्स को दूर करते हैं, उसको हम रेक्टिफाई करते हैं। क्या करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं, प्रॉब्लम को उसको दूर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु सेज रेमेडियल टीचिंग इज अ मॉरल बिल्डिंग एंड एन इंटरेस्ट बिल्डिंग एंटरप्राइज फॉर द स्टूडेंट्स। अब ये एक डेफिनेशन है, किसने कहा रेमेडियल टीचिंग जो है उसके बारे में आपको यहाँ बताना है। सिम्पसन ने कहा, ब्लूम ने कहा, योकम ने कहा या एफ एल बिलोज ने कहा। तो ये काफी बार डेफिनेशन पूछ ली जाती है रेमेडियल टीचिंग की, तो आपको याद रखना है कि ये जो डेफिनेशन दी भाई, एंटरप्राइज की बात किया, मॉरल बिल्डिंग की बात किया, ये किसने किया, ये किया एफ एल बिलोज ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ इम्प्योर वॉवल्स इन इंग्लिश आर। इम्प्योर वॉवल्स की कुल संख्या इंग्लिश में कितनी है? सो करेक्ट आंसर इसका हमारा जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 12 इम्प्योर वॉवल्स होते हैं आपके। ठीक है, जो इम्प्योर वॉवल्स हैं उनकी संख्या जो होती है, ओके गाइस, तो थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, सॉरी, माफ कीजिएगा। इम्प्योर वॉवल्स आपसे पूछा गया है, यानी कि ये आपके डिप्थोंग की बात कर रहा है। ठीक है, डिप्थोंग की बात कर रहा है ये, तो यहाँ पे हमारा आंसर जो होगा वो 8 होगा, 12 नहीं होगा। 12 हमारे प्योर वॉवल्स होते हैं जिन्हें हम मोनोफ्थोंग्स भी कहते हैं। ठीक है, मोनोफ्थोंग्स कहते हैं, और जिन्हें हम सिंगल वॉवल भी कहते हैं। ठीक है, जिन्हें हम सिंगल वॉवल साउंड्स भी कहते हैं। उनकी संख्या 12 है। डिप्थोंग को हम क्या कहते हैं, इम्प्योर वॉवल या फिर ग्लाइड वॉवल भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, ग्लाइड वॉवल, इम्प्योर वॉवल अगर आपसे पूछेगा या अगर आपसे डिप्थोंग पूछेगा तो हमारा आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा, यानी कि 8 होगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, डिप्थोंग्स एंड मोनोथोंग्स की कुल संख्या बहुत सारे एग्जाम्स में बहुत बार पूछी गई है। ठीक है, 8 हमारे क्या होते हैं, आपके डिप्थोंग होते हैं। ठीक है, जिन्हें हम ग्लाइड भी कहते हैं और जिन्हें हम इम्प्योर कहते हैं। ठीक है, और 12 क्या होते हैं, हमारे मोनोथोंग होते हैं। टोटल मिलके हमारे 20 टोटल जो है वॉवल्स बनाते हैं, ये आपको याद रखना है इंग्लिश के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि ये जो आपको पी बी के टी डी जी दिख रहा है, ये 6 जो है ये इंग्लिश के अंदर क्या होते हैं? प्लोसिव्स होते हैं, नाजल्स होते हैं, फ्रिकेटिव्स होते हैं या एफ्रिकेट्स होते हैं? सो करेक्ट आंसर इसका क्या बनेगा, इंग्लिश के अंदर कितने 6 कॉन्सोनेंट्स हैं आपके? 6 क्या है, प्लोसिव्स हैं। क्या है, 6 हमारे प्लोसिव्स होते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्लोसिव साउंड 6 होते हैं। नेजल्स जो है हमारे 2 होते हैं, एम एंड एन करके। फ्रिकेटिव्स जो हैं वो उनकी संख्या 9 होती है। एफ्रिकेट साउंड्स की संख्या भी क्या होती है आपकी, 2 होती है। एक आपका डी और जेड करके होता है और दूसरा हमारा टी और कुछ ऐसे होता है। ठीक है, आपका ज और च के लिए जो होती हैं वो आपके एफ्रिकेट्स साउंड्स होते हैं। तो ये सारे जो कॉन्सोनेंट साउंड्स की संख्या है ये आपको याद रखनी है। 6 प्लोसिव्स हैं, 2 नेजल्स हैं, 9 आपके फ्रिकेटिव साउंड्स हैं और 2 हमारे एफ्रिकेट साउंड्स होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर अब हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आता है कि द स्टडी ऑफ स्पीच पैटर्न्स इज कॉल्ड। स्पीच पैटर्न्स की जब हम स्टडी करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? सो करेक्ट आंसर इसका जो हमारा बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। स्पीच पैटर्न आप देख रहे हो कि अगर आप कोई भी साउंड को प्रोड्यूस कर रहे हो तो वो कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, उसके पीछे क्या रीजन है, हमारे वोकल कॉर्ड कौन से हैं जब हम साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। तो जब हम साउंड्स की भी स्टडी करते हैं, ठीक है, आपका स्टडी ऑफ साउंड्स की जब हम बात करते हैं तो वो आपका क्या हो जाता है, फोनोलॉजी हो जाता है। फोनेटिक्स क्या होता है आपका, स्टडी ऑफ आपका साउंड्स होता है। ठीक है, स्टडी ऑफ आपका जो सबसे छोटी ध्वनि है, तो वो आपकी ध्वनि जो होती है वो फोनेटिक्स से रिलेटेड होती है। एंड जब हम ध्वनि के पैटर्न्स की बात करते हैं तो वो हमारी फोनोलॉजी के अंदर आ जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छा, उसके अलावा ये 2-3 बातें और याद रखना। सिमेंटिक्स का जो हमारा मीनिंग है वो मीनिंग से रिलेटेड होता है। ठीक है, सिमेंटिक का मतलब है कि आपका मीनिंग, स्टडी ऑफ मीनिंग। जब आप किसी भी वर्ड में उस वर्ड की मतलब की स्टडी कर रहे हो जिसमें आपके लेक्सिकल वर्ड आ जाते हैं, ग्रामेटिकल आपके वर्ड्स आ जाते हैं। मोर्फोलॉजी हमारे किससे रिलेटेड है, वर्ड के फॉर्मेशन से रिलेटेड है।
ठीक है, वर्ड के फॉर्मेशन से रिलेटेड है, जिसे हम मोर्फीम कहते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट जो वर्ड का होता है उसे हम मोर्फीम कहते हैं। एंड मोर्फीम की जब हम स्टडी करते हैं तो उसे हम मोर्फोलॉजी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश सजेस्ट दैट अ टीचर शुड गो ऑन एडिंग ईच न्यू एलिमेंट और पैटर्न टू प्रीवियस वंस। कौन सा प्रिंसिपल है ये? प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन, प्रिंसिपल ऑफ हैबिट्स, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन या फिर प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ। सो करेक्ट आंसर इस प्रश्न का जो हमारा बनेगा, आई होप आप लोगों ने गेस कर लिया होगा, एक टीचर को ऐड करना चाहिए नए एलिमेंट को उसके प्रीवियस वन से, यानी कि जो उसने पहले पढ़ाया उसको वो ऐड करती हुई चलेगी, यानी कि जोड़ते हुए चल रही है, पैटर्न्स के साथ चल रही है, यानी कि ये ग्रेडेशन की बात कर रहा है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन को फॉलो करेगी वो इजी टू डिफिकल्ट की तरफ जाएगी, उसने जो पहले पढ़ाया उसको जोड़ते हुए वो आगे पढ़ा रही है, यानी कि ग्रेडेशन को फॉलो कर रही है यहाँ पे टीचर। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट सिंबल फॉर द वर्ड मिशन। अब ये जो मिशन वर्ड है इसके लिए सही सिंबल क्या होना चाहिए? ठीक है, सो इसका जो राइट हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ये जो आपका सिंबल है ये श को रिप्रेजेंट कहीं ना कहीं करता है, तो मिशन में जब हम मिशन बोलते हैं तो वो आपका श को दिखा रहा है। ठीक है, एस का संबंध हमारा स से है, और जो ये टी एफ है इसका संबंध हमारा च से है, और जो ये है इसका संबंध हमारा ज से होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर अब हम चलते हैं। यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइडेंटिफाई द ऑड वन। अब आपको यहाँ जो डिफरेंट है तीनों वर्ड से, उस डिफरेंट वाले वर्ड को आपको देखना है। ठीक है, सो एक बार से आप इसको बोल के देखिए तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर है प्राइस, हाई, ट्राई, डे। प्राइस, प्राइस, हाई, ट्राई, डे। तो यहाँ पर जो डिफरेंट है वो क्या है? हमारा डे है। ठीक है, क्या है? डे है। ये हमारा रिलेटेड है किससे? साउंड से। ठीक है, जब हम डे बोलते हैं तो इसमें हमारा कौन सा सिंबल आता है? ई और आई का सिंबल आता है। ठीक है, ई और आई। ठीक है, डे, ए और ई वाला। और जब हम प्राइस, हाई और ट्राई की बात करते हैं तो ए और आई का सिंबल आता है। तो ये दोनों जो है हमारे डिप्थोंग है। ठीक है, प्राइस, हाई और ट्राई, ए और आई का सिंबल है, और डे में ई और आई का सिंबल है। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो बाकियों से क्या है? डिफरेंट है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, 19 क्वेश्चन आता है कि अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग लिंग्विस्ट स्टूडेंट्स लर्निंग अ सेकेंड लैंग्वेज मूव थ्रू 5 प्रेडिकेट स्टेजेस। किसने ये वाले स्टेजेस दिया था वो आपको बताना है, जिसमें आपका सबसे पहले प्री प्रोडक्शन आता है, फिर अर्ली प्रोडक्शन स्टेज आता है, फिर स्पीच एमरजेंस आता है, फिर इंटरमीडिएट फ्लुएंसी और फिर एडवांस फ्लुएंसी। 5 स्टेजेस आती हैं सेकेंड लैंग्वेज को जब बच्चा लर्न कर रहा होता है। तो ये किसने दिया? स्टीफन क्रैशन ने दिया, नॉम चॉम्स्की ने दिया, वाइगोत्स्की ने दिया या डेल हाइमस ने दिया। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। ये स्टीफन क्रैशन और ट्रेसी टैरल ने मिलकर के दिया था। स्टीफन क्रैशन ने हमारी सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी में कितने स्टेजेस दिया था? 5 स्टेज दिया था। इन्होंने 5 हाइपोथेसिस भी दिया था, वो याद रखिएगा। कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट की बात इन्होंने की। नेचुरल अप्रोच किसने दिया? आपके एग्जाम में आ चुका है ये रीड में। नेचुरल अप्रोच किसने दिया था? स्टीफन क्रैशन और ट्रेसी टैरल ने मिलकर के दिया था। ये स्टेजेस की बात स्टीफन क्रैशन ने की, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको ये इडियम का मतलब बताना है। टू कैच अ टार्टर मीन्स, टू कैच अ टार्टर का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर इस प्रश्न के लिए हमारा जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी। टू कैच अ टार्टर का मतलब होता है कि टू डील विद अ पर्सन हु इज मोर देन वंस मैच। मतलब कि कहते हैं ना भाई, किसी से पाला पड़ जाना, मुसीबत से पाला पड़ना। एक तरह से इसका मतलब हम हिंदी में इसको लगा सकते हैं, मतलब कि कोई ऐसा पर्सन है जो बिल्कुल जो क्या है कि आपके मिसमैच है, आपसे बिल्कुल वो रिलेटेड नहीं है, और उस चीज की वजह से, उस पर्सन की वजह से आपको बहुत ज्यादा ट्रबल हो रहा है, डिफिकल्टी हो रही है, तब हम यूज करते हैं कि टू कैच अ टार्टर, यानी कि किसी ऐसे इंसान से पाला पड़ गया जो कि आपके लिए मुश्किल को क्रिएट कर रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफाई द करेक्ट फैलेसी। अब आपको यहाँ फैलेसी बतानी है। पढ़ते हैं एक बार हम लोग स्टेटमेंट को। ठीक है, हाइड्रोजन इज नॉट वेट, ऑक्सीजन इज नॉट वेट,
देयरफॉर वाटर इज नॉट वेट। तो यहाँ कौन सी फैलेसी है? हाइड्रोजन वेट नहीं होता, ऑक्सीजन वेट नहीं होता, इसीलिए जो वाटर है वो भी वेट नहीं होता। लेकिन ये बात तो गलत है, वाटर तो वेट होता है ना। तो ये कौन सी आपको फैलेसी या कौन सी गलती है यहाँ पर? इक्विवोकेशन की फैलेसी है, कंपोजिशन की फैलेसी है, हेस्टी जनरलाइजेशन है, या फिर फॉल्स एनालॉजी है? तो ध्यान से इसको थोड़ा सा सोचिएगा, ठीक है। काफी बार ये टॉपिक कंफ्यूज करता है काफी लोगों को, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ जो राइट आंसर हमारा इस प्रश्न के लिए बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, कंपोजिशन की फैलेसी है यहाँ पर। कैसे है? अब जैसे वाटर है, H2O है, जिसमें आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। आपने कहा कि हाइड्रोजन वेट नहीं है, आपने बोला कि ये वेट नहीं होता, आपने बोला ऑक्सीजन वेट नहीं होता, यानी कि आप किसकी बात कर रहे हो? पहले पार्ट्स की बात कर रहे हो। जो चीज पार्ट के लिए सच है, हाइड्रोजन के लिए जो बात सच है, जो बात ऑक्सीजन के लिए सच है कि दोनों वेट नहीं होते हैं, वो बात पूरे के पूरे वाटर के लिए सच हो, वो बात पूरे के पूरे होल के लिए सच हो, ऐसा जरूरी नहीं है। सो कंपोजिशन में हम यही पढ़ते हैं कि जो चीज पार्ट्स के लिए सत्य है या सही है, वो जरूरी नहीं है कि एक पूरे के पूरे होल के लिए भी बात सच होगी। तो वहां पर हमारी कौन सी फैलेसी आती है? कंपोजिशन की फैलेसी आती है। अब आपको थोड़ा सा और विचार करना है। काफी सारे स्टूडेंट्स हेस्टी जनरलाइजेशन में और कंपोजिशन में कंफ्यूज होते हैं। तो देखो, हेस्टी जनरलाइजेशन यहाँ पे नहीं है। आप यहाँ जनरलाइज नहीं कर रहे हो, आप यहाँ पार्ट्स की बात कर रहे हो। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ आप पार्ट्स की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन की बात की, हाइड्रोजन की बात की, और फिर आपने वाटर की बात की। यानी कि यहाँ जनरलाइज ना करके हम कंपोजिशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स डैश एब्सेंट टुडे। अब यहाँ क्या आएगा? आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड ये एक प्रश्न है। इज आएगा, आर आएगा, हैव आएगा, या हैज आएगा। द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, सो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इज एब्सेंट टुडे। यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? इज, यानी कि जो वर्ब है वो सिंगुलर यूज करेंगे। जहां पे भी आपका द नंबर आ जाए, ठीक है, द नंबर की बात जब हम करते हैं, और अगर द नंबर के साथ जो भी हम आर्टिकल का अगर यूज कर रहे हैं, अगर कहीं पे भी आर्टिकल आता है तो आपका द नंबर के साथ आर्टिकल है तो हम वहां पे इज का यूज करेंगे, ठीक है। सिंगल हमारी जो है वर्ब होगी। ओके, सो करेक्ट आंसर इस प्रश्न का जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एबी राइम स्कीम्स आर एग्जाम्प्लिफाइड बाय। क्या होगा भाई? एबी राइम स्कीम किसमें होती है वो आपको बताना है। शेक्सपियरियन सोनेट्स, स्पेंसरियन सोनेट्स, बोथ ए एंड बी, या फिर ऑल ऑफ दीज। एबी राइम स्कीम आपको बतानी है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? सी और डी में से कोई भी हो सकता है, ऑल ऑफ दीज भी हो सकता है, और बी और ए और बी भी हो सकता है, तो दोनों ही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है, एबी राइम स्कीम पूछा गया है, तो शेक्सपियरियन सोनेट में भी एबी से शुरुआत होती है, लेकिन दोनों के राइम स्कीम अलग अलग होते हैं, याद रखना। शेक्सपियरियन सोनेट में आपका जो है 3 क्वार्ट्रेन और 1 आपका कुपलेट होता है, ठीक है, कुपलेट होता है आपका। सेम स्पेंसरियन सोनेट में भी यही होता है, दोनों में सेम आपके क्वार्ट्रेन की संख्या, हर क्वार्ट्रेन में 4 लाइन, हर कुपलेट में 2 लाइन होती है, दोनों का सेम है, लेकिन राइम स्कीम अलग अलग है। अगर मैं इंग्लिश सोनेट की राइम स्कीम बताऊं तो इसकी होती है ए बी जो कि हमारा सेम है, उसके बाद आपका सी डी, उसके बाद ई एफ, उसके बाद लास्ट में 2 जो हमारा ये लास्ट लाइनें हैं 2, ये कुपलेट है। तो आपके ये क्या है? आपका शेक्सपियरियन सोनेट है। अगर मैं स्पेंसरियन सोनेट की बात करूं तो उसमें हमारा क्या होता है? ए बी, यहां से शुरुआत तो बिल्कुल सही हुई है, इसके बाद थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जो बी है वो आगे फॉलो होता है बी सी में, सी आगे फॉलो होगा सी डी में, और लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा? ई और ई आ जाएगा। ये हमारा स्पेंसरियन का राइम स्कीम है, और ऊपर वाला जो है वो हमारा शेक्सपियरियन यानी कि इंग्लिश सोनेट का राइम स्कीम है। दोनों में क्वार्ट्रेन की संख्या, कुपलेट की संख्या सेम होती है, ठीक है। सो ये सारी बातें आपको सोनेट्स के बारे में याद रखनी है, कोई सा भी प्रश्न आपका बन जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ इवैल्यूएशन इज यूज्ड टू मॉनिटर लर्निंग प्रोसेस। आप अगर लर्निंग प्रोसेस को मॉनिटर करना चाहते हैं तो कौन सा इवैल्यूएशन सबसे बेस्ट यहाँ पे माना जाएगा? सो करेक्ट आंसर इस प्रश्न का जो हमारा बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो
हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आप यहाँ पे टीचर है वो मॉनिटर करता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को, ठीक है। जब हम यहाँ पे बात करते हैं समेटिव इवैल्यूएशन की, तो ये हमारे एंड को बताता है, ये हमारे जजमेंट को बताता है, ये जो है कहीं ना कहीं प्रोडक्ट को बताता है, ठीक है, एट दी एंड जो हम करते हैं। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन भी हमारा आपका फॉर्मेटिव में आता है। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन भी हमारा फॉर्मेटिव में आता है, जहाँ पे आप बच्चे को जैसे एडमिशन देने के लिए जो हम एक टेस्ट लेते हैं, वो आपका एक तरह से प्लेसमेंट इवैल्यूएशन होता है, जहाँ पे आप उसकी स्किल को देख रहे हो, ठीक है, वो आपका प्लेसमेंट इवैल्यूएशन है, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग इन विच क्वेश्चन मार्किंग विल बी मोर रिलायबल। इसमें से कौन सा ऐसा हमारा टाइप ऑफ क्वेश्चन होगा जहां पर मार्किंग जो है उसमें रिलायबिलिटी सबसे ज्यादा पाई जाएगी। तो यहाँ पर सही उत्तर जो हमारा इस प्रश्न के लिए बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं हमारे, उसकी रिलायबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। रिलायबिलिटी का मतलब है कि जहाँ पे मार्क्स की कंसिस्टेंसी सेम होती है, ठीक है, जहाँ पे मार्क्स जो एक बार आए उसमें बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होता है, तो सबसे ज्यादा वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी जो है वो एमसीक्यूज क्वेश्चंस में पाई जाती है। एस्से और शॉर्ट और कंप्लीशन के मुकाबले इन सब में सब्जेक्टिविटी ज्यादा पाई जाती है, लेकिन एमसीक्यूज क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिविटी पाई जाती है, रिलायबिलिटी ज्यादा, वैलिडिटी भी ज्यादा पाई जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आई डिडंट फील वेरी वेल यस्टरडे सो आई डैश ईट एनीथिंग। तो यहाँ पर क्या आएगा, आपका मॉडल ऑक्सिलरी से क्वेश्चन है, आपको सही मॉडल यहाँ पे बताना है। शुड नॉट, कुड नॉट, विल नॉट या मस्ट नॉट। तो आई डिडंट फील वेल यस्टरडे सो आई कुड नॉट ईट एनीथिंग। तो यहाँ पे बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पास्ट में आप बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कुड नॉट का हम यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच ऑफ दीज इज द स्ट्रैटेजी ऑफ रेमिडियल टीचिंग। रेमिडियल टीचिंग की स्ट्रैटेजी आपको बतानी है। एक्शन रिसर्च, प्रोग्राम्ड टेस्ट, फर्नेंड मेथड या फिर ऑल ऑफ द अबव विल बी राइट। रेमिडियल टीचिंग की जब हम बात करते हैं तो हम बहुत सारी स्ट्रैटेजीज का यूज करते हैं, तो सही स्ट्रैटेजी जो होगी इसकी वो होगी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये तीनों ही जो है रेमिडियल टीचिंग की स्ट्रैटेजी है। आप एक्शन रिसर्च कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं हम। कोई भी समस्या है रेमिडियल टीचिंग में, बच्चे को जो समस्या है आप उसका समाधान एक्शन रिसर्च करके कर सकते हो। प्रोग्राम्ड टेस्ट ले सकते हो जहाँ पे बच्चा सेल्फ अपने आप को मॉनिटर कर पाएगा। फर्नेल्ड मेथड भी एक इंपॉर्टेंट मेथड है जो सेंसस को बहुत ज्यादा बढ़ावा देती है। फर्नेल्ड नामक एक व्यक्ति ने इसको डेवलप किया था, जो कि रेमिडियल टीचिंग के लिए ही किया था। इसके अलावा हम जो है सीएलटी का यूज कर सकते हैं, रीलिया का यूज कर सकते हैं, हम बहुत सारी टीचिंग स्ट्रेटेजीज का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रेमिडियल टीचिंग के लिए हो जाएगा। अगला देखते हैं। 28 क्वेश्चन है कि आपको फिगर ऑफ स्पीच बताना है। यहाँ पर द स्काई वॉज द कलर ऑफ द काम पैसिफिक थाउजेंड्स ऑफ माइल्स फ्रॉम लैंड। अब यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, यहाँ पर मेटाफर है, सिमिली है, एलिट्रेशन है या एसोनेंस है। सो एसोनेंस कब होता है, जब हमारे वॉवल साउंड सेम प्रोड्यूस हो, है ना, वर्ड्स के बीच में जो आपकी ध्वनियां हैं, ध्वनि साम्य से हम कहते हैं, ठीक है, ध्वनि से रिलेटेड होता है एसोनेंस। एलिट्रेशन जो है हमारा अनुप्रास अलंकार जिसे हम कहते हैं, जो कॉन्सोनेंट साउंड्स को बताता है। कॉन्सोनेंट साउंड की जब रिपीटिशन हो रही होती है तो यहाँ पे हमें कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटिशन नहीं दिख रही है, ना ही हमें कोई यहाँ पर वॉवल्स की रिपीटिशन दिख रही है। अब बचा यहाँ पे मेटाफर एंड सिमिली। सिमिली भी नहीं है, यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा मेटाफर। द स्काई वॉज द कलर ऑफ, अब स्काई को आपने क्या बोल दिया, कलर बोल दिया सीधा सीधा, जो कि आपका लैंड है, ठीक है। तो ये क्या है कि आप यहाँ पे कंपेयर कर रहे हो विदाउट यूजिंग लाइक और एज, तो ये आपका मेटाफर हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट कंपैरिजन हम करते हैं यहाँ पे, तो ए ऑप्शन यहाँ पे इस प्रश्न का राइट उत्तर आंसर जो है वो बेसिकली होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 29। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 29 आता है हमारा, हिज फ्रेंड्स और दी बॉय डैश एवरी डे। अब यहाँ पे आपको बताना है क्या होगा राइट आंसर, रन्स, रन, रैन या फिर इनमें से कोई भी नहीं। थोड़ा सा इसको सोचिएगा क्या होना चाहिए इसका राइट वन। तो ये आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो क्या यूज हुआ है, दो सब्जेक्ट के बीच में और का यूज हम कर रहे हैं। तो एक रूल इसका याद आता है मुझे कि जब भी सब्जेक्ट के साथ, दो सब्जेक्ट के साथ, ये सब्जेक्ट नंबर 1 है, सब्जेक्ट नंबर 2 है, इनके साथ और का, नॉर का या फिर ईदर
या नाइदर या नीदर, इनका यूज जब हम करते हैं, नाइदर नॉर, ईदर और, इनका यूज जब हम करते हैं, बट ऑल्सो का यूज करते हैं, तब हमारा जो भी हमारा यहाँ पर वर्ब होती है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो यहाँ पे बॉय जो है वो नियरेस्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग ये सिंगुलर है, तो हमारा आंसर भी क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि हम यहाँ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन आपका है जहां पे आपको राइम स्कीम बतानी है। एक प्रश्न जरूर से जरूर आपके एग्जाम में आएगा, ये बात आप याद रखिएगा। अभी तक रीड के एग्जाम में 4 लाइन की ही राइम स्कीम पूछी गई है, एक क्वेश्चन से 2 भी आ सकते हैं। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान होता है। आपको सिर्फ लास्ट वाले वर्ड्स की राइमिंग देखनी है, कौन सा वर्ड किससे राइम कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको अल्फाबेट्स लिखने होते हैं। ठीक है, सो यहाँ छोटा सा है आपका, सबसे पहले हॉप है, हॉप है तो ए कर दो, स्टॉप, हॉप स्टॉप सेम है, अगर सेम है तो आप सेम लिख दो, ए, डू बी कर दो, अलग है, फ्लू, डू फ्लू, बी और बी, यानी ए बी बी, राइम स्कीम हमारी हो जाएगी। बहुत आसान था। ठीक है, तो आपकी 4 लाइन की राइम स्कीम इसी तरह से पूछा जाता है। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ओके, सो गाइज यहाँ पर हमारे आप 30 क्वेश्चन आज कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपके जो मार्क्स है वो बहुत अच्छे आए होंगे एंड काफी कुछ नया सीखने को आपको मिला होगा। एंड आपको सेशन कैसा भी लगे आप मुझे जरूर बताया करें। आपको कोई भी फीडबैक देना हो तो आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप मुझे वो फीडबैक दीजिए। कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप बता सकते हो, एनीथिंग। ठीक है, एंड अगर आपको पर्सनली मुझसे कनेक्ट होना है तो आप जो है इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा नोट्स एंड पीडीएफ के लिए। एंड पहली बार अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना इस तरह की वीडियोस के लिए। सो फिर मिलते हैं अगले सेशन में। ओके, थैंक यू।